सेक्शन नंबर 153 जो है पेमेंट्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये सेक्शन किस बारे में है कि जो पेमेंट्स हम करते हैं उस पेमेंट के ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो किस किस ने काटना है। ठीक है, ये बात याद रखनी कि पेमेंट्स के ऊपर है। एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय द वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड पर्सनस हैं जो इस सेक्शन के एंड में बताए गए हैं कि कौन कौन से पर्सनस हैं। मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय द वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, आइदर आप फुल में पेमेंट कर रहे हैं या पार्ट्स में पेमेंट कर रहे हैं या एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, तो उनके ऊपर ये लागू होगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्लॉज ए है फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, और क्लॉज बी है फॉर रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, और क्लॉज सी है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो तीन क्लॉजेज हैं इसी के बारे में पूरा सेक्शन है, तकरीबन 4 से 5 पेजेस का, यानी इनके बारे में ही आगे जो है डिटेल्स हैं सारी की सारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है जी, फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टॉल मैन्युफैक्चरिंग। टॉल मैन्युफैक्चरिंग ये होती है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कहती है कि मेरे से तुम रॉ मटेरियल ले लो या सेमी फिनिश्ड गुड्स ले लो। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स जिन पे कुछ थोड़ा बहुत काम किया हो, ये मेरे से उठा लो और इनको फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। इसको कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कि दो कंपनीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज़ लेस देन 75,000 रुपीज़ इन एग्रीगेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी आपने सेल ऑफ गुड्स करनी है प्रेस्क्राइब्ड पर्सनस ने, तो उन्होंने इसके ऊपर एडवांस टैक्स काटना है। लेकिन अगर पेमेंट जो है 75,000 रुपीज़ से एग्रीगेट जो पेमेंट का है, यानी आपने साल में 3 दफ़ा बेसिकली सेल किसी से जो सेल ऑफ गुड्स है उसकी पेमेंट की है आपने किसी को, तो 3 दफ़ा पेमेंट की है, तो 3 दफ़ा की पेमेंट को टोटल किया जाएगा। अगर वो 75,000 रुपये से कम है, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर जो है वो लागू नहीं होगा ये सेक्शन 153। अच्छा जी, इसी तरह है फॉर रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज़ लेस देन 30,000 रुपीज़ इन एग्रीगेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर रेंडरिंग ऑफ या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज हम जो है उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के ऊपर हम एडवांस टैक्स काटेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन इसमें यह है कि टोटल पेमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो है वो अगर 30,000 रुपये से कम है एग्रीगेट, यानी कि मल्टीपल पेमेंट्स हैं तो उनका एग्रीगेट जो है 30,000 रुपये से कम है, तो फिर हमारे ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट। ठीक है, तो इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन बट नॉट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में क्लॉज ए डील करती है, इस वजह से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अब एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई बंदा कंप्लीट कर रहा है और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नीचे मूव करते हैं। और रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज को इसलिए निकाल दिया गया है कि क्लॉज बी से डील करती थी। शेल एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इफ एनी एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो वो जो बंदा है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट करते वक्त टैक्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इफ एनी एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो इसके अंदर जनाब जब भी आपने पेमेंट करनी है, आपने उसमें से ग्रॉस अमाउंट जो होगी उसके अंदर अगर सेल्स टैक्स भी जो है वो शामिल है, तो सेल्स टैक्स को भी शामिल करके ग्रॉस अमाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे सेल्स टैक्स जो है वो ग्रॉस अमाउंट के अंदर शामिल करके टोटल अमाउंट बना के फिर आपने उसमें से एडवांस टैक्स जो है वो काटना है, और उसका रेट जो है डिवीजन 3 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया है। अच्छा, नीचे ना दिया हुआ प्रोवाइडेड दैट वे रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट अंडर क्लॉज बी रिसीव्स द पेमेंट थ्रू एन एजेंट। ठीक है,
तो ये पूरा जो यहाँ पे इन्होंने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये इसी बारे में है कि एजेंट के थ्रू अगर जो है आप किसी को जो है पेमेंट रिसीव्स दी पेमेंट, रेसिपिएंट जो है यानी जो रिसीव करने वाला है वो एजेंट के थ्रू अगर पेमेंट को रिसीव कर रहा है तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा, ठीक है। तो इसमें ये आप खुद से पढ़ लें और इसके रिज़ल्ट ये है कि रेसिपिएंट शैल कलेक्ट टैक्स अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसीव्ड। तो रेसिपिएंट जो होगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसीव्ड। डेफिनेटली रेसिपिएंट ने जो है वो पेमेंट लेनी है उससे, तो उस टाइम पे वो जो है वो उससे जो है वो जो एडवांस टैक्स है वो भी काटेगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब एवरी एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस मेकिंग अ पेमेंट, ठीक है। अब एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट हाउस के बारे में सब सेक्शन 2 है, और मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय द वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन और अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट हाउस जो है वो अगर किसी को पेमेंट कर रहा है इन फुल और पार्ट यानी कि पूरी पेमेंट कर रहा है या इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय द वे ऑफ एडवांस, या कोई भी पेमेंट जो है वो एडवांस में दे रहा है वो भी इसमें शामिल होगी। टू अ रेजिडेंट पर्सन, आइदर वो रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, या जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट पर्सन की उसको पेमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें दोनों शामिल हो गए, फॉर रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्टिचिंग। तो यहाँ पे वो सर्विसेज ले रहा है, ये जो बंदा है एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट हाउस है जिसका, ये सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज ऑफ स्टिचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, वॉशिंग, साइजिंग, वीविंग, shall at the time of making the payment deduct tax from the gross amount payable at the rate specified in division 4 of part 3 of a schedule, ठीक है। तो ये तमाम सर्विसेज अगर वो ले रहा है, इनमें से कोई भी ले रहा है, तो उसमें फिर वो डिडक्ट करेगा टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेएबल, जो भी ग्रॉस अमाउंट पेएबल है उसके ऊपर जो है ये टैक्स की डिडक्शन करेगा, और रेट इसका जो है वो दिया गया है डिवीजन 4 पार्ट 3 ऑफ अ शेड्यूल के अंदर। सबसेक्शन 3, द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1 and subsection 2 of this section on the income of a resident person shall be minimum tax, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो आगे हमने अभी तक जो भी जितना भी डिस्कस किया ये सारा इसमें शामिल है। इसके अंदर जो भी टैक्स काटा जाता है वो मिनिमम टैक्स होगा, लेकिन कुछ जो कंपनीज़ वगैरह हैं उनके लिए ये मिनिमम टैक्स नहीं होगा, ठीक है। यानी इस पे मिनिमम टैक्सेशन वाले रूल्स जो हैं वो नहीं लगेंगे। मिनिमम टैक्स पे मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसमें सेक्शन भी कवर किया हुआ है, और मैंने उसमें जो मिनिमम टैक्स से रिलेटेड रेट्स वगैरह हैं वो भी शेयर किए हुए हैं। तो अच्छा जी, अच्छा अब ये मैंने दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर जो भी टैक्स की डिडक्शन होगी ऑन द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, ठीक है, तो वो जो टैक्सेस होंगे शैल बी मिनिमम टैक्स, लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं होंगे टैक्स डिडक्टेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी मिनिमम टैक्स वेयर पेमेंट्स आर रिसीव्ड ऑन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंपनी बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, ठीक है। तो टैक्स जो है डिडक्टेड अंडर क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 1 जो है वो मिनिमम टैक्स नहीं कहलाएंगे वेयर पेमेंट्स आर रिसीव्ड, ठीक है, यानी हमारे से कोई कंपनी जो थी उसने कोई चीज़ बेची है जो कि कंपनी थी मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, ठीक है। तो कंपनी के लिए इसको मिनिमम टैक्स इस वजह से नहीं गवर्नमेंट ने करार दिया ताकि इसकी एडजस्टमेंट उनको दे सके, ठीक है। कंपनी का टैक्स तो कटना है, बट कंपनी का जो है कंपनी के लिए ये मिनिमम टैक्स नहीं होना, इसने एडजस्ट हो जाना है उसके टैक्स पेएबल के अंदर, ठीक है। ये जो अमाउंट होनी है इसने एडजस्ट हो जाना है, क्योंकि अगर मिनिमम टैक्स होगा तो फिर एडजस्ट नहीं होना था। अच्छा, अब पेमेंट किसने रिसीव की हैं? कंपनी ने, यानी कंपनी ने हमें कोई सेल वगैरह की थी गुड्स की, या कोई पब्लिक कंपनी है लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो उसके लिए भी ये मतलब ये एडजस्टेबल होगा और ये मिनिमम टैक्स नहीं होगा। अच्छा, अब दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने शामिल कर दी, और इनको यानी कि इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी इनका टैक्स कटेगा वो इनको बाद में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी जो भी इनकी पेबल अमाउंट होगी उसके अंदर। उसके बाद जनाब इसकी जो है क्लॉज सी है, टैक्स डिडक्टेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एडजस्टेबल
if payments are received by a public company listed on a registered stock exchange in Pakistan on account of execution of contracts। यानी कि क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया जो था एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। थे क्लॉज सी जो था सबसेक्शन 1 का वो था एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट्स अगर हम किसी को करते हैं उसके बारे में। तो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई पब्लिक कंपनी कर रही है जो कि लिस्टेड है ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, तो उस पब्लिक कंपनी को जो है उसके लिए ये होगा कि ये जो टैक्स हैं ये एडजस्टेबल होंगे, ठीक है, यानी मिनिमम टैक्स नहीं होंगे। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन बढ़ते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ एक्सप्लेन दैट द इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 3 मीन्स द अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 1 और 2 ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है जी। इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन का जो जिक्र आया है सब सेक्शन 3 के अंदर, इससे मुराद ये है अमाउंट ऑन विच टैक्स इज़ डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 1 और 2 ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल जिक्र आया था ऊपर, तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ा सा सेक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें चीज़ें जो है वो नीचे नीचे ये देता जा रहा है सारी की सारी। अच्छा, अब ये जो सब सेक्शन 4 है ये बिल्कुल ईजी है। एक कमिश्नर जो होगा वो ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ अ पेमेंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी। अच्छा जी, कमिश्नर को अब आप जो है कोई भी जो है वो रेसिपिएंट ऑफ अ पेमेंट, ठीक है, जो पेमेंट को रिसीव कर रहा है बेसिकली, वो बंदा जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि जी हम जो है इसकी टैक्स जो है उसको या तो हमें माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, या हमें जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज द कमिश्नर थिंक्स फिट मे अलाउ इन केस वे टैक्स डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 1 इज़ नॉट मिनिमम बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एनी पर्सन टू मेक द पेमेंट। तो इसमें वो लोग जो जाके इसकी एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं वो यहीं से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी उन लोगों को जिनके लिए ये मिनिमम टैक्स है, ठीक है, यानी मिनिमम टैक्स जिनके लिए है उनको एग्जम्पशन कमिश्नर भी नहीं दे सकता। जो कंपनीज़ वगैरह का ऊपर जिक्र हुआ है, रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है या दीगर जो दूसरी कंपनी है, तो उनके लिए जिनके लिए मिनिमम टैक्स नहीं है वो इसके लिए जाके एग्जम्पशन की रिक्वेस्ट कमिश्नर को कर सकते हैं। पहली तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें कमिश्नर क्या फिर उन्हें अलाउ करेगा, या तो विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स वो पेमेंट कर सकेंगे या डिडक्शन ऑफ टैक्स एट अ रिड्यूस्ड रेट कर सकेंगे, ठीक है, यानी पेमेंट करते हुए जो उन्होंने एडवांस टैक्स की डिडक्शन करनी है आइदर वो मतलब विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स करेंगे या फिर यानी पूरी पेमेंट कर देंगे या फिर थोड़ा थोड़ा टैक्स काट लेंगे, जो कमिश्नर उन्हें अलाउ करता है। कमिश्नर शैल इशू सर्टिफिकेट फॉर पेमेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स विद इन 50 days ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन टू अ कंपनी इफ़ एडवांस टैक्स लायबिलिटी हैज़ बीन डिस्चार्ज, ठीक है। तो अगर कमिश्नर ये समझता है कि मैं ये जो है मैं इस एडवांस टैक्स को इनको इस एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देता हूँ, तो वो 15 दिन के अंदर जो है वो लायबल है कि वो इनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे दे। कमिश्नर जो है अगर वो नहीं देता 15 दिन के अंदर, तो फिर ये होगा कि कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू हैव इशूड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 15 days टू द अफोरसेड कंपनी एंड द सर्टिफिकेट शैल बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड एंड इशूड बाय IRS, ठीक है। तो अगर 15 दिन का वक्त गुजर गया है और कंपनी को जो है कमिश्नर ने इशू नहीं किया एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, तो IRS जो है ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस कर देगा, आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट वो दे देगा। अच्छा जी, लेकिन ये जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपको इशू हुआ होगा, इसको कमिश्नर मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है जी, जो ऑटोमेटिकली IRS जो है सर्टिफिकेट इशू करता है। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो कमिश्नर जो है रीजंस जो है उनको इन राइटिंग आपको देगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अच्छा जी, यानी आपको अगर वहाँ पे वो बुलाते हैं और उसके बाद आपकी कैंसिलेशन अगर कर देते हैं तो उसमें आपको आपके सुनने के बाद आपका जो बयानिया है फिर वो आपको रीज़न इन राइटिंग देगा कि क्यों आपको अलाउ नहीं किया जा सकती एग्जम्पशन किसी किस्म की। सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू सेल ऑफ गुड्स। अच्छा जी, अब सबसेक्शन 1 क्या था जो मैंने ऑलरेडी बताया, मैं थोड़ा सा दोबारा आपको दिखा दूँ ताकि अगर आपको भूल गया हो तो दोबारा आपको याद आ जाए कि क्या चीज़ें थी सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 1 था जी, आप पेमेंट कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन जो है वो पेमेंट कर रहा है सेल ऑफ गुड्स की
या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की, या एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने किसी से करवाया है तो उसकी पेमेंट कर रहा है। तो इससे मुतल्लिक जो है चूँकि ये बात चल रही थी तो हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं। सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू, अच्छा जी, अ सेल ऑफ गुड्स वेयर सेल इज़ मेड बाय द इम्पोर्टर ऑफ गुड्स। इम्पोर्टर ऑफ गुड्स जो होगा उसने अगर सेल की है और उसको आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर उसने इम्पोर्ट टैक्स सेक्शन 148 के तहत जो है वो दिया हुआ है तो फिर उसके ऊपर ये कंडीशन जो है ये सेक्शन 153 लागू ही नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन ये है कि गुड्स आर सोल्ड इन सेम कंडीशन एज दे वर इम्पोर्टेड, यानी कि इम्पोर्टर के लिए 3 कंडीशंस हैं, इम्पोर्टर होगा और नंबर सेकंड वो सेक्शन 148 के तहत इम्पोर्ट टैक्स उसने पे किया होगा, तीसरी कंडीशन ये है कि गुड्स जो होंगी उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं की होगी। अच्छा जी, क्लॉज सी है इसकी, रीफंड ऑफ एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सब सेक्शन 1, a payment made by federal government, provincial government or local government to a contractor for construction materials supplied to the contractor by the said government or authority, ठीक है, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। परचेज ऑफ एन एसेट अंडर अ लीज एंड बाय बैक एग्रीमेंट बाय अ मुदारबा लीज कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर लागू नहीं होगा। और एनी पेमेंट फॉर स्क्रूटनाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स और इशुएंस ऑफ सुकुक्स बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू द ओरिजिनेटर, ठीक है। तो स्क्रूटनाइजेशन ऑफ रिसीवेबल के लिए कोई भी पेमेंट अगर कर रहे हैं और इशुएंस ऑफ सुकुक्स के लिए बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू द ओरिजिनेटर, तो इसके लिए भी ये लागू नहीं होगा। सब सेक्शन 6 अगेन स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए है। एसपीवी क्या होता है आपको बताता चलूँ। एसपीवी होता है कि बहुत से लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को पूल करते हैं और या मुख्तलिफ एंटिटीज़ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को पूल करके तो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, इसको बोलते हैं एसपीवी। तो वेयर एनी टैक्स इज डिडक्टेड बाय अ पर्सन मेकिंग अ पेमेंट फॉर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर, द टैक्स इज क्रेडिटेड टू द ओरिजिनेटर, ठीक है जी। तो कोई भी टैक्स एक पर्सन जो है वो मेकिंग पेमेंट फॉर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, पेमेंट कर रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर, ठीक है, तो टैक्स जो होगा ओरिजिनेटर को जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद इन दिस सेक्शन प्रेस्क्राइब्ड पर्सन मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड by or under any law, any non-profit organization, a foreign contractor or consultant, a consortium or joint venture, an exporter or export house of for the purpose of subsection 2, यानी ये सारे प्रेस्क्राइब पर्सनस हैं जो कि पेमेंट करते वक्त एडवांस टैक्स की कटौती करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि ये प्रेस्क्राइब पर्सन कौन है, जो कि पेमेंट करते वक्त किसी भी सेल के ऊपर या सर्विसेज रेंडर्ड के ऊपर या एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी से अगर करवाया उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स की कटौती करेंगे। नीचे भी हैं, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग टर्न ओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और अबव, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए कंडीशन है कि जिसका टर्नओवर 100 मिलियन या इससे ऊपर होगा, तो इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स के अंदर भी अगर उसका कोई जो है टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन रुपीज़ या इससे ऊपर होगा तो उसके ऊपर ये लागू होगा, वो प्रेस्क्राइब पर्सन कहलाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल के तौर पे एक्ट करते हैं। इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और अबव इन एनी ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल के लिए है 100 मिलियन रुपीज़ या इससे अबव उसका टर्नओवर है इन एनी ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, यानी पिछले जो टैक्स ईयर्स थे उनके अंदर किसी भी एक टैक्स ईयर में अगर उसका 100 मिलियन या इसको क्रॉस कर गया है तो फिर उसके ऊपर भी ये जो है ये लागू होगा जो सेक्शन 153 है, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब पर्सन इंडिविजुअल तभी बनेगा अगर उसका टर्नओवर किसी भी टैक्स ईयर के अंदर 100 मिलियन से ऊपर गया हुआ है। तो इससे आप खुद देख सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरा टर्नओवर जो है किसी साल में वो किसी भी टैक्स ईयर में पर्टिकुलर टैक्स ईयर में आप देख लें कि 100 मिलियन से ऊपर गया हुआ है तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की कटौती लाजमी है। अदरवाइज़ आम जो पब्लिक है उसके लिए एडवांस टैक्स की कटौती लाजमी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब प्रेस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन में अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है,
कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत, ठीक है। तो पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी शामिल होता है। हमने जो पर्सन का सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें पढ़ा था कि पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी शामिल होता है, कंपनी भी शामिल होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनजीओ, सारे शामिल होते हैं। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि उसका टर्नओवर जो है 100 मिलियन रुपीज़ या इससे ज़्यादा है किसी भी पिछले टैक्स ईयर के अंदर, तो उसके ऊपर ये प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन लगेगी। उसके बाद जनाब, अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स, बिल्डर, ठीक है। इसके लिए टर्नओवर की कंडीशन नहीं है। कोई भी जो बंदा है, कोई इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है जो कि इनकम ड्राइव कर रही है कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल या दीगर कोई भी बिल्डिंग से, तो उसके ऊपर जो है ये लागू होगा। उसके अलावा पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड अदर प्लॉट्स, डेवलपर, ठीक है। तो इसके बाद जनाब, कोई भी जो पर्सन है जो कि इनकम ड्राइव कर रहा है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स, ठीक है। तो प्लॉट्स की डेवलपमेंट जो कर रहे हैं डेवलपर्स, उनके ऊपर भी ये लागू है। यहाँ पे भी कोई टर्नओवर की कंडीशन नहीं है। कम टर्नओवर के साथ हों या बिल्कुल माइनर टर्नओवर के साथ हों, फिर भी प्रेस्क्राइब पर्सन के अंदर ये लोग शामिल हैं। सर्विसेज जो हैं इंक्लूड सर्विसेज ऑफ अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड लार्स अदरवाइज देन एज एन एम्प्लाई। तो यानी कि ये सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं एज अ प्रेस्क्राइब पर्सन और इसकी जो सर्विसेज लेने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट के ऊपर एडवांस टैक्स काटना है, लेकिन एज ए एम्प्लाई नहीं होने चाहिए। ये आउटसोर्स सर्विस होनी चाहिए कि किसी अकाउंटिंग फर्म से आप सर्विसेज ले रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, आर्किटेक्ट्स बाहर से हायर कर रहे हैं, डेंटिस्ट या डॉक्टर बाहर से हायर कर रहे हैं। मतलब हायर करने से मुराद है कि उनसे सर्विसेज आप ले रहे हैं, यानी उनको मुलाजम नहीं रख रहे, बल्कि उनकी जो सर्विसेज हैं सिर्फ वो हायर करने से, मेरा वर्ड जो है वो गलत मैंने इस्तेमाल किया। तो इसमें यानी कि आप उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, बल्कि उनको मुलाजम नहीं रख रहे। इसके बाद जनाब, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड्स अ सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट वेदर अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। सेल ऑफ गुड्स के अंदर सेल ऑफ गुड्स चाहे कैश पे कर रहे हैं या उधार पे कर रहे हैं, दोनों शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा हुआ है या नहीं लिखा, दोनों सूरतों में सेल ऑफ गुड्स ही कहलाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच इंक्लूड्स any process in which an article singly or in combination with other articles, material components is either converted into another distinct article or product। तो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूडेड होगा कि आप एक सिंगल आर्टिकल या कुछ कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोनेंट लगा रहे हैं और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट आर्टिकल के अंदर, ठीक है, या प्रोडक्ट के अंदर। is so changed, transferred, reshaped that it becomes capable of being put to use differently or distinctly। यानी ये एक मुख्तलिफ चीज़ आप बना रहे हैं बाकी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में उससे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप जो है वो फॉल करेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट क्या हुई, जो कि एक स्पेशल फीचर्स वाली प्रोडक्ट होगी। अब प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी मैनर जो है ये भी जो है शामिल होगा। असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही शामिल होगा। अच्छा, इसके बाद टर्नओवर जो है इसके अंदर बड़ा मुख्तलिफ है इस सेक्शन के लिए, कि टर्नओवर के अंदर ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स भी शामिल हैं, ठीक है। ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट्स ये सेम चीज़ होती है। इसके अंदर सेल्स टैक्स को भी आपने इंक्लूड करना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी शामिल करना है और कोई भी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो भी इसके अंदर शामिल करना है। देन टर्नओवर जो है वो टोटल आपने करना है, ये सारी चीज़ें डाल के, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद जनाब, द ग्रॉस फीस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर गिविंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कमीशंस, ठीक है। तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी सर्विसेज जब आपने वसूल की हैं, ली हैं किसी से, तो उसमें जो आपने ग्रॉस फीस को पे की है इंक्लूडिंग कमीशंस, कमीशन शामिल करके, ये टर्नओवर की जो है कैलकुलेशन के दौरान हम काउंट करेंगे। और उसके बाद जनाब, द ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये टर्नओवर कहलाएगा अगर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। द कंपनीज शेयर ऑफ अमाउंट्स स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर विच द कंपनी इज़ अ मेंबर। तो ये क्या होता है, ये देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, ये आसान सी चीज़ है कि कंपनी जो है उसका शेयर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ, कि मुझे तुम प्रॉफिट में इतना शेयर दोगे, वो उसका एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एज अ मेंबर या एज अ
आप कह लें कि एक पार्टनर जो है वो काम कर रही है कंपनी, तो कंपनी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है अपने प्रॉफिट में से शेयर वगैरह देती है। ठीक है, तो उस सूरत में कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट्स जो है वो टर्नओवर के तौर पे काउंट की जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया सेक्शन, तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में